Modern wars are rarely decided by the firepower alone. They are shaped by the economics, logistics, political legitimacy and international alliances. जब यूएस ने ये लॉन्च किया एक मेजर मिलिट्री कैंपेन जिसका नाम उसने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा था ऑन ईरान, और तो सिंपली ये कोई ऐसा बैटलफील्ड एग्जीक्यूशन का प्लान नहीं था, बल्कि ये पूरा जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस थी जिसके ऊपर उन्होंने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। और वाशिंगटन का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था, जो हमेशा से उनका एक बड़ा फेमिलियर डॉक्ट्रिन है अमेरिकन मिलिट्री का, और वो क्या है, रैपिड डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी। और ये आइडिया क्या कहता है, स्ट्राइक फास्ट, एलिमिनेट द लीडरशिप, क्रिपल द कमांड स्ट्रक्चर, और फिर आप अपने एडवर्सरी को फोर्स करें कि वो पॉलिटिकली कोलैप्स हो, वहाँ पे आप रजीम चेंज करें, और इससे पहले कि कोई प्रोलॉन्ग वार स्टार्ट हो आप जीत जाए। ठीक है, और हिस्ट्री में हमने ये देखा भी कि ऐसे बहुत दफ़ा अमेरिका ने करने की कोशिश किया, लेकिन इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी लेकर आते हैं, जो हमने अभी देखे भी हैं। और हम इसी जब इस रिजल्ट को हम ब्रेक डाउन करते हैं, इस ऑपरेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को, तो हमें 3 की डायमेंशंस नज़र आती हैं। अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज वो इस एस्केलेशन के क्या फेस कर रहा है, और जो स्ट्रेटेजिक रिस्क वाशिंगटन फेस कर रहा है वो क्या है। बिकॉज देर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टैक्टिकल ब्रिलियंस एंड स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशंस, और इसी मिसकैलकुलेशन जो है यही क्लियर होती हैं जब आप जंग का हिस्सा बन जाते हैं। और यहाँ पर हमें नज़र आता है कि क्या वो ऑपरेशन वो है दैट प्रॉपर, इट्स इन द लाइन ऑफ सक्सेस और नॉट। अब अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर का जो डॉक्ट्रिन है, अगर आप उसको देखें तो प्योरली जो मिलिट्री पर्सपेक्टिव है वो क्या कहता है, वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि यूएस जो है वो ओवरवेलमिंगली टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज उसके पास मौजूद है। उसने इंस्टेड ऑफ कि वो अपने प्राइमरीली जो एक्सपेंसिव उसके क्रूज मिसाइल्स थे वो उनको लॉन्च करता, उसने अपने जेडीएम्स के जो प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं उसने उनको यूज़ किया। अब ये वेपन जो है ये बेसिकली उसको उन्होंने कन्वेंशनल जो वेपन बॉम्ब थे उनको कन्वर्ट किया इनटू जीपीएस गाइडेड म्यूनिशंस। और ये क्या करते थे, इनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो हाई एक्यूरेसी से टारगेट को स्ट्राइक करे। सो एज़ कम्पेयर टू दिस क्रूज मिसाइल, ये जेडीएम्स जो हैं ये सक्सेसफुली चीपर भी हैं, और फिर यूएस जो है उसने इससे लार्जर नंबर ऑफ टारगेट क्विकली उसने किए। यानी आप सोचें कि ऑलमोस्ट 300 ईरानियन जो प्लेसेस हैं वो टारगेट की जा चुकी हैं, उसमें सिविलियन प्लेसेस भी शामिल हैं। और ये जो जितनी भी टारगेट किए गए उसमें बहुत सारे जो थे वो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया, यानी वो सारी फैसिलिटीज़ जो लिंक थी नटान्स के साथ, वो फिर मिसाइल स्टोरेज डिपोज को टारगेट किया गया, फिर स्ट्रेटजिक कंपाउंड जो थे जो ईरानी लीडरशिप के साथ लिंक थे उनको टारगेट किया गया। सो अगर हम ये कहें कि ये एक मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट है जो जिसने अमेरिका की वॉरफेयर टेक्निक का जिसने कम्प्लीटली इंटीग्रेट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, तो ये इट्स अ बिग थिंग। अब क्या हुआ कि जो सिस्टम्स एसोसिएटेड हैं पेंटागन के प्रोजेक्ट मैवन के साथ, उन्होंने रिपोर्टेडली उन्होंने क्या किया कि सर्विलेंस डाटा प्रोवाइड किया, उन्होंने असिस्ट किया कि किस तरह से टारगेट आइडेंटिफिकेशन करनी है, तभी आपने डिकैपिटेशन तेज़ी से होती हुई देखी। और इससे क्या हुआ, इससे जो 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 थी ना लार्जर वॉल्यूम ऑफ जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो मिलती रही इनको, फास्टर इंटेलिजेंस मिलता रहा। यानी जो ट्रेडिशनल ह्यूमन एनालिसिस से हट कर जो तेज़ी से उस वक्त एनालिसिस किया जा रहा था वो एआई बेस के ऊपर किया जा रहा है। अब उससे क्या हुआ कि एआई जो है वो बन गया है एक सेंट्रल कंपोनेंट अमेरिकन वॉरफेयर की टेक्निक्स का। और यहाँ पर एक बहुत सीरियस क्वेश्चन भी सामने आता है कि जब आप टारगेट जो डिसीजंस जो हैं टारगेटिंग के जब आप ले रहे होते हैं, तो और आप इंक्रीजिंगली रिलाई कर रहे हैं एआई के ऊपर, तो कितना ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन हैंड में फिर भी मौजूद रहती हैं, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत सीरियस डिस्कशन है। अब खैर जब हम वापस आते हैं दिस डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो अमेरिका हमेशा से यूटिलाइज़ करता रहा, इसकी उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा रही है, और उसमें जो सेंट्रल एजम्पशन होती है वो इस ऑपरेशन के पीछे वो ये थी कि जो लीडरशिप है उसको एलिमिनेट किया जाए ताकि ईरानियन सिस्टम जो है वो डिस्टेबलाइज हो सके। यहाँ पर ये जो एजम्पशन है ये फ्लॉड है। आप देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि जब एक्सटर्नल अटैक होता है तो यूजुअली इंटरनल पॉलिटिकल यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सो इंस्टेड ऑफ इट कि रिजीम कोलैप्स कर दे, दे ट्रिगर नेशनलिज्म। और हमने वो नेशनलिज्म देखा भी ईरानियंस के अंदर, जिस तरह से वो ऑल्दो के उनको बहुत सारी रिजर्वेशन थी अपनी हुकूमत के साथ, इसके बावजूद वो किस तरह से उनके साथ खड़े हुए अगेंस्ट इजराइल एंड अमेरिका। तो ये चीज़ जो है नेशनलिज्म को ट्रिगर करने की सूरत में हमें नज़र आती है। उसके साथ ही आप ये भी देखें कि जो पॉपुलेशन है ना वो क्या करने लगती है कि वो उनको फॉरेन इंटरवेंशन बुरी लगती है, वो थ्रेटन फील करते हैं और वो स्टेट के साथ यूनाइट हो जाते हैं। और इससे फिर क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
दूसरी बात जो है अगर आप ईरान के स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्पेशली जो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, तो उसमें देर आर वेरियस पावरफुल इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको देख लेते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स को देख लेते हैं, तो आप देखें कि उसमें उसका बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम के अंदर। तो अगर आप उनके लीडरशिप को रिमूव भी कर देते हैं तो उससे सिस्टम जो है और जो इदारे जो हैं वो डिसमेंटल नहीं होते हैं, बल्कि इस डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी की सूरत में इसका अपोजिट रिजल्ट आता है। यानी जो नई आने वाली लीडरशिप होती है वो और भी ज़्यादा पॉपुलर होती है फॉर इट्स पीपल, और उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रैटेजीज भी शार्प होती हैं अगेंस्ट द एनिमी। और यहाँ पे हमने इसको देखा भी कि किस तरह से डिकैपिटेशन की जो स्ट्रैटेजी थी, इसका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल अपोजिट था जिस तरह जो अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर हमने शॉक वेव्स देखी इकोनॉमिक के। आप देखें कि मोस्ट जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑपरेशन के हमने देखे वो मिलिट्री नहीं थे, बल्कि वो इकोनॉमिक है। और वो इकोनॉमिक ना सिर्फ ये कि अमेरिका फेस कर रहा है, बल्कि वो पूरी दुनिया फेस करी। अमेरिका ने तो $15 बिलियन की अभी तक उसने वो उसमें उसका इस पे आ चुके हैं ना, एक्सपेंसेस आ चुके हैं इस वॉर के ऊपर। अभी 2 वीक्स ही गुजरे हैं इस वॉर को ऑल्दो के। और साथ ही हमने देखा कि जो मिडल ईस्ट जो एक सेंट्रल हब है ग्लोबल एनर्जी मार्केट की, वो किस तरह से वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। और आपने ये भी देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है ऑन अर्थ, उसको बंद कर दिया गया है। यानी 20% उसमें से ऑयल सप्लाई जो गुजरती है वर्ल्ड की, किस तरह से उसको इस तरह से बंद किया गया है कि वहाँ पे से गुजरना मुश्किल है। तो ये इसकी जो है ना, इसकी परसेप्शन ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द रीजन जो है ना, वो एनर्जी मार्केट की वजह से और भी ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। शिपिंग रोड्स जो हैं डिस्टर्ब हो चुके हैं, ऑयल प्राइसेस आपने देखा कि किस तरह से ऊपर गई हैं। आप और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आप देखें, उसके बाद आप इन्फ्लेशन को देखें, किस तरह से वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सारा जो है उसमें स्प्रेड हुई है। सो विद इन डेज हमने देखा कि ये जो मार्केट जो है किस तरह से शार्पली इसमें इन्फ्लेशन गई है ऊपर। और फिर आपने स्टॉक मार्केट्स का एक्सपीरियंस देखा कि मैसिव उसमें चेंज है। एनर्जी प्राइसेस को आप देखें, शिपिंग कंपनीज जो हैं दे आर कंसिडरिंग फॉर अल्टरनेटिव रोड्स जो कि लंबे भी हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, गल्फ से वो नहीं गुजरना चाहते। सो वाशिंगटन के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी ये एक सेंट्रल स्ट्रेटेजिक डिलेमा है। अब मिलिट्री ऑपरेशन जो है ना, जब वो कंडक्ट किए जाते हैं तो बड़ी प्रिसीजन से किया जाता है। यानी उसमें ये देखा जाता है कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा ना हो और चीज़ें कंट्रोल में रहें। और आपका जो आपने एम अचीव करना है, यानी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में जो आप एम अचीव करना चाह रहे हैं, वो जल्दी अचीव हो जाए और मिनिमम आपकी उसमें एक्सपेंस हो। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि ये वॉर निकलते निकलते एक एट्रिशन स्ट्रैटेजी में चले गया, क्योंकि ईरान ये नहीं चाहता कि वॉर इतनी जल्दी ख़त्म हो। हमने देखा कि मिस्टर ट्रम्प जो है मल्टीपल फोरम्स पे वो कह रहे हैं कि हम बिकॉज वी हैव वॉन दिस वॉर, तो अब हम जो है हमारे हम वी आर रेडी टू सिट ऑन द टेबल। लेकिन अब ये सीज फायर की बात या ये टॉक्स की बात जो है, ये अब ईरान इस पे अग्री नहीं करता। यानी ईरान ने का जो रिस्पांस है, जिसकी रिस्पांस की जो स्ट्रैटेजी है, वो डिफरेंट लॉजिक रखती है। So rather than attempting the match of US military, Tehran has relied on asymmetric warfare. और ये क्या warfare? इसमें अपोनेंट के जो रिसोर्सेज हैं, आप उतना उसको इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ डायरेक्ट डिफीट, वो आपसे कहता है कि टेबल पर आओ और बात करो, एंड देन यू सेड नो। अब ये मेथड जो है रिलेटिवली सिंपल भी है। यानी आप एक तरफ देखें तो आप ईरान ने लार्ज नंबर ऑफ इनएक्सपेंसिव ड्रोन और मिसाइल्स लॉन्च किए थे। यानी उससे क्या हुआ कि अमेरिकन और इजरायली साइड जो है वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर सिस्टम यूज़ कर रही थी। ठीक है, यानी वो इंटरसेप्टर जो था, जो यूएस और इसराइल जो यूज़ कर रहे थे, दे वर मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर लॉन्च। ठीक है, लेकिन अब जो ड्रोन के जिस ड्रोन को वो इंटरसेप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो ड्रोन जो है लेस देन हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ दीज इंटरसेप्टर्स। तो उससे क्या हुआ कि इससे जो है वो स्ट्रेटजिक इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। तो उससे यानी अब जो डिफेंडर्स हैं, दे बर्न थ्रू द कॉस्टली डिफेंसिव सिस्टम, वाइल द अटैकर्स एक्सपेंस जो है इट इज़ फार फ्यूअर विद फार फ्यूअर रिसोर्सेज। अब मिलिट्री प्लानर्स जो है वो इसको कहते हैं कि ये एट्रिशन का ट्रैप है। ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये क्विक विक्ट्री की तरफ तो नहीं जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म एग्जॉशन की तरफ ज़रूर जाती है, जो कि अमेरिका फेस कर रहा है।
और यहाँ पर स्ट्रैटेजिक रिस्क की अगर बात करें तो उसका जो स्ट्रैटेजिक रिस्क वाशिंगटन फेस कर रहा है, पर्टिकुलरली हम वाशिंगटन की बात कर रहे हैं आज, तो उसमें उसका जो टैक्टिकल सक्सेस है और जो स्ट्रैटेजिक आउटकम है, इसमें डिफरेंस जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आप देखें कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर यूएस को अगर हम देखें तो इट हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री कैपेबिलिटी, और हमने देखा कि उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, जिस तरह से उसने वॉर स्टार्ट की, लॉन्च किया उसने अटैक, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये सिर्फ रिलाय टारगेट डिस्ट्रॉय करने पे नहीं करती है, बल्कि ये जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को भी शेप करती है, जो कि बाद में वापस आता है। यानी कि वो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो भी फिर आपके हक में होना चाहिए ना। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वाशिंगटन जो है वो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करा है, यानी ये जो प्रोलॉन्ग कन्फ्रंटेशन है विद ईरान, इट कुड ट्रिगर फर्दर रीजनल इंस्टेबिलिटी। हम इसको देख भी रहे हैं ग्रेजुअली। फिर उसके बाद डिस्ट्रप्शन ऑफ ग्लोबल एनर्जी मार्केट को देख रहे हैं, एस्केलेशन ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर देख रहे हैं, जो रिएक्शन अमेरिका फेस कर रहा है एट होम। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से ना सिर्फ डेमोक्रेट्स बल्कि अब रिपब्लिकन भी ट्रंप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उसने ये वॉर क्यों स्टार्ट की। एंड सेकेंडली हमने अभी देखा कि जितने भी पोल कराए गए हैं अमेरिका में, और जो अमेरिकन सिटीजन से पूछा गया इस वॉर के बारे में, तो 90% प्लस जो है वो दे आर अगेंस्ट दिस वॉर। सो यहाँ पर अमेरिका जो है वो ना सिर्फ ये कि एट होम वो फेस कर रहा है क्रिटिसिज्म, बल्कि जो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता था वो भी उसने अचीव नहीं किया। सो इट्स अ काइंड ऑफ एक ऐसा डिलेमा है, ऐसे पैराडॉक्स है जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, और उससे उसके लिए निकलना और फेस सेविंग करना बहुत मुश्किल उसको नज़र आ रहा है। आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंटरनेशनल इशू। थैंक यू।